हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्थ यूनिट ऑफ एयर कंडीशनिंग। अभी थर्ड यूनिट कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज रेफ्रिजरेशन। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एयर कंडीशनिंग। अभी हम सोचेंगे कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, डेफिनेटली सिमिलर ही है। जो एयर कंडीशनिंग में साइकिल यूज़ होती है वो भी VCRS साइकिल ही होती है, जो अपने घर पे मोस्टली यूज़ करते हैं अपन AC। बट अभी यहाँ पे बेसिक डिफरेंस कहाँ आएगा? एयर कंडीशनिंग में आपको सिर्फ कूलिंग पे ध्यान नहीं देना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, बिकॉज हम जब पानी ठंडा कर रहे हैं तो हमें और कोई चीज़ नहीं देखनी है। ऑल वी नीड इज़ अ लोअर टेम्परेचर। तो जब हम एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, कंडीशनिंग मतलब किसी चीज़ को कंडीशन करना मतलब अपने हिसाब से सेट करना, यू कैन से। सो द नेम ऑल्सो इंडिकेट्स इट्स एयर कंडीशनिंग, चेंजिंग द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू आवर requirement which we need. So air conditioning is not only just cooling, it is going to be a combination of different parameters of air. एयर में कौन कौन से पैरामीटर्स आ जाएंगे? देखिए, रेफ्रिजरेशन डील्स मेनली विद टेम्परेचर कंट्रोल, बट एयर कंडीशनिंग इज अ साइंस विच फोकसेस ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ एयर सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, प्योरिटी एंड मूवमेंट। ये ही चार अलग अलग पैरामीटर्स हैं मेनली। यू कैन से देयर आर फ्यू मोर, बट मेनली ये कि टेम्परेचर ऑब्वियसली ठंडा होना चाहिए कंडीशनिंग में, अगर समर है तो मॉइस्चर कंटेंट। जैसे आप जो अपने कोस्टल एरियाज है, गोवा है, बॉम्बे है, यहाँ पे आप जब जाएंगे तब देखेंगे कि आपका टेम्परेचर भले ही कम हो बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास में सी है, तो वहाँ से जो भी हवा आ रही है वो मॉइस्चर ज़्यादा लेके आ रही है, क्योंकि सी के सरफेस के ऊपर से वो फ्लो होके आ रही है, तो डेफिनेटली वो कुछ मॉइस्चर वहाँ से कैच कर लेती है। इसी वजह से बहुत चिपचिपा सा एटमॉस्फेयर रहता है। इससे बहुत चिपचिप हो रहा है। चिपचिप इज़ नथिंग बट ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट। देयर आर डिफरेंट नेम्स, वी कैन कॉल इट मॉइस्चर, वी कैन कॉल इट ह्यूमिडिटी, और लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं जो चिपचिप हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट द ह्यूमिडिटी। तो हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं। प्योरिटी एंड मूवमेंट। नाउ प्योरिटी, अगर बाहर बहुत पोल्यूटेड एयर है, कहीं पे कुछ केमिकल फैक्ट्रीज है जहाँ से बहुत फॉल स्मेल आ रही है एयर में, जो एयर कंडीशन जो आपका होता है वो उन सब स्मेल्स को भी रिमूव करके फिर आपके रूम में देता है। आपने खुद फील किया होगा कि जब आप एयर कंडीशनिंग रूम में बैठते हैं तो बहुत प्लेजेंट फील होता है, क्योंकि वो प्योरिटी को भी मैनेज कर रहा होता है। एंड मूवमेंट, अभी आप देखिए कि मूवमेंट मतलब क्या है? कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, कितना स्पीड से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। आप कॉन्स्टेंटली AC के बिल्कुल सामने बैठे रहेंगे और बहुत स्पीड में ठंडी हवा आ रही होगी तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको अनकम्फर्टेबल फील होने लग जाएगा। सो दिस मूवमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड कितना है, मास फ्लो रेट कितना है, और किस तरह से एयर फ्लो हो रही है, जब ऐसे स्विंग ऑन है या स्विंग ऑफ है। सो इन सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ एयर कंडीशनिंग, नॉट ओनली द टेम्परेचर। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बाकी आप जो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे वो VCRS साइकिल से ही करेंगे, टेम्परेचर उसी तरह से रिड्यूस होना है। बट उसके बाद टेम्परेचर लोड अचीव करने के बाद ये सारी चीज़ें भी हमें कंट्रोल करनी है एयर कंडीशनिंग में। किसकी? एयर की। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इट कैन बी डिफरेंटली क्लासिफाइड। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में, जो सिर्फ हमें कंफर्टेबल फील करवाना है ह्यूमंस को, जो अपन हैं हमें कंफर्टेबल फील हो उतना टेम्परेचर चाहिए और जितनी ही ह्यूमिडिटी चाहिए। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आप देखेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कंफर्टेबल फील हो, बट इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोसेस है जो फॉर एग्जांपल -2 डिग्री सेल्सियस पे ही होनी है इफेक्टिवली। कोई केमिकल प्रोसेस है जो उसी टेम्परेचर पे अच्छे से होनी है, या फिर -2 की जगह फॉर एग्जांपल थोड़ा हायर भी हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे वो प्रोसेस अच्छे से होती है। तो हमें उस रूम का एटमॉस्फेयर वही मेंटेन करना होगा। भले ही वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बट आवर प्राइम फोकस विल बी द टेम्परेचर विच इज़ सूटेबल फॉर दैट प्रोसेस। कुछ मशीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हीट एग्जर्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में वाइल वर्किंग, तो उनको भी हमें ठंडा रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे पुराने टाइम में कंप्यूटर्स आते थे, चाइल्डहुड में हमने सुना था कि कंप्यूटर्स बिना AC वाले रूम में नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत पहले जो कंप्यूटर्स आते थे बहुत ज़्यादा हीट रिजेक्ट करते थे और उसमें कूलिंग इतना अच्छे से हो नहीं पाता था सिर्फ फ़ैन की वजह से। इसी वजह से प्रेफर किया जाता था कि कंप्यूटर लैब्स जो भी हैं वो एयर कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रह सके। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग की, जहाँ पे आपकी ह्यूमन नहीं बट कोई दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट कैन बी अ मशीन, इट कैन बी अ प्रोसेस और एनीथिंग।
समर एयर कंडीशनिंग। नाउ समर एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम बात करें, समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ऑब्वियसली हमें कैसा टेम्परेचर करना होगा, उसका लो टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन द सीजन इट इज सेड द समर एयर कंडीशनिंग व्हेन इट कैन बी ओनली ड्यूरिंग समर सीजन, इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट बिलो देन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर मॉइस्चर की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। सो मॉइस्चर कंटेंट भी एटमॉस्फेयर से कम होना चाहिए। समर्स में आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट एयर में आता कैसे है, पानी इवॉपरेट होता है और फिर वो एयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ नथिंग बट मॉइस्चर। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नेचुरली एयर के अंदर उतना ज़्यादा पानी इवॉपरेट होकर जाएगा। अगर विंटर में थोड़ा सा पानी आपसे गिर गया टेबल पे और एक समर में गिर गया, तो आप ऑब्वियसली खुद समझ सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे, कौन से एटमॉस्फेयर में वो पानी टेबल से जल्दी से इवॉपरेट होकर एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने कभी देखा है पानी गायब हो जाता है? गायब नहीं होता है। दैट इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू मॉइस्चर विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द एयर एंड हेल्ड इन द एयर, वो एयर के अंदर ही रह जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट मॉइस्चर। तो समर्स के अंदर ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जल्दी से इवॉपरेट होकर मॉइस्चर कंटेंट भी उसमें ज़्यादा होता है। इस टाइम पे हमें अगर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए तो टेम्परेचर को कम करना होगा एंड मॉइस्चर को भी कम करना होगा। मॉइस्चर को कम कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा ठंडी कोई पाइप है फॉर एग्जांपल, वहाँ से अगर वो एयर पास होगी तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, वाटर नहीं मॉइस्चर, वो अपने आप ही टेम्परेचर कम होने की वजह से वापस कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस द मॉइस्चर। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन समर एयर कंडीशनिंग। Now we come to winter air conditioning. It will provide comfortable space for winter. Its function is to increase the temperature and moisture content of atmospheric air. Obviously winter में atmosphere का temperature कम होता है तो बढ़ाना है। अभी जैसा हम कर रहे थे summer एयर कंडीशनिंग में, टेम्परेचर कम करके उसका मॉइस्चर कम कर रहे थे, तो नेचुरली ही विंटर में टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, कम होगा, ड्राई होगी है। टीवी पे ऐड देखी होगी आपने, जैसे ही विंटर शुरू होना होता है क्रीम्स की ऐड आना शुरू हो जाती है, दैट दिस क्रीम मॉइस्चर्स योर स्किन, वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं रहने देती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में विंटर में मॉइस्चर कम होता है, इसीलिए अपनी स्किन पे वो वाइट लेयर से बन जाती है। दैट इज़ नथिंग बट द ड्राइनेस ऑफ स्किन विच इज़ बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ एयर। क्योंकि एयर इतनी ठंडी है कि उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी जो भी है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखा होगा आपने विंटर में सुबह सुबह किसी गार्डन में या कहीं पे जाएंगे तो छोटे छोटे प्लांट्स पे, फ्लावर्स पे, उसके लीव्स पे आपने देखा होगा वो कंडेंस होके एयर वाटर होता है वहाँ पे। दैट इज़ नथिंग बट द मॉइस्चर ऑफ एयर विच इज़ कंडेंस्ड ड्यू टू द लो टेम्परेचर। तो विंटर में हमें टेम्परेचर कम करना है और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना है। यू आर गेटिंग द डिफरेंस। इसी वजह से आप अगर कूलर यूज़ करेंगे समर में तो क्या होगा, कूलर के अंदर जो चारों साइड पे वॉल होती है वहाँ पर घास में से जो पानी होता है उसकी अंदर से पानी पास होता है, तो वाटर जो है वहाँ पे जो कूलर के अंदर वॉल्स में समर जो वहाँ पे घास है उसके अंदर से एयर पास होती है तो टेम्परेचर तो उसका कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम वो पानी के अंदर से पास होने की वजह से, जैसे गोवा में बॉम्बे में मैंने कहा था, वहाँ से समर वहाँ पे जो एयर आ रही है ओशन के ऊपर से, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेके आती है। सिमिलरली कूलर के अंदर जो पानी है वॉल्स में चारों साइड पे, वहाँ से अगर वो एयर आ रही है तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ उसकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। इन दैट केस आपको सिर्फ टेम्परेचर कम मिल रहा है बट ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर समर एयर कंडीशनिंग। भले ही हम यूज़ करते हैं समर के अंदर कूलर को, बट अगर एक बंद कमरे में यूज़ करेंगे तो आपको नेचुरली ही थोड़ी देर में आपको बहुत चिपचिपा सा फील होने लग जाता है। वाई? बिकॉज द सेम एयर इज़ गेटिंग सर्कुलेटेड इन द रूम और वही एयर बार बार उसी कूलर में से पास होने की वजह से बहुत मॉइस्ट हो जाती है। एक बार मॉइस्ट होकर रूम में आई, वापस वही एयर अगर उसमें सक होगी तो और ज़्यादा मॉइस्ट होगी और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल कम्प्लीटली मॉइस्ट हो जाएगी वो। दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, जो हम आगे देखेंगे अभी, और वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है और बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाता है ह्यूमन के लिए वो। सो दैट इज़ वाई अगर एयर कंडीशनर नहीं यूज़ कर रहे, कूलर यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप अ डोर और विंडो ओपन। जब आप लेने जाएंगे शॉप पे या कभी, तो भी आपको शायद कोई अच्छा सेल्समैन है तो वो रेकमेंड कर सकता है कि अगर आपका रूम खुला रख सकते हो तो ही आप कूलर यूज़ करिए, क्योंकि एक ही एक एयर वो सर्कुलेट करके आपको
सही एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर सकता है, बहुत मॉइस्ट एटमॉस्फेयर हो जाता है। दैट इज़ वाई इफ़ द डोर और विंडो इज़ ओपन, तो क्या होगा, एक बार मॉइस्ट हो गई एयर, बट वो बाहर जा सकती है कुछ प्रपोर्शन ऑफ दैट एयर। कंटिन्यूसली नई एयर भी आ रही है कंटिन्यूसली बाहर से, और अंदर की जो मॉइस्ट एयर है वो भी बाहर जा रही है। तो एक खुला एटमॉस्फेयर ज़रूरी है अगर आपको कूलर यूज़ करना है, तो आप बंद कमरे में यूज़ नहीं कर सकते। बट एयर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से ही एयर सक करके आपको ठंडी करके देता है और रूम की कुछ एयर बाहर भी भेजता रहता है। इट्स अ हाईटेक इक्विपमेंट कंपेयर्ड टू कूलर, दैट इज़ वाई इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। और एयर कंडीशनिंग में मॉइस्चर कम करके देता है, इसीलिए समर में बेस्ट होता है एयर कंडीशनिंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग। ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है ऐसी जगहों पे। इट कैन प्रोवाइड कंफर्टेबल एयर टू द स्पेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द समर, विंटर और मानसून। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बट मॉइस्चर ही वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सीजन, वहाँ पर अलग तरह से एयर कंडीशनर डिज़ाइन किया जा सकता है, जहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हमें वेरी करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ मॉइस्चर को हैंडल करने की ज़रूरत पड़े। दैट इज़ ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। So now psychrometry. Basically psychrometry is nothing but a branch of science which deals with the properties of air. उनको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से परफॉर्म करके अलग अलग प्रोसेस से हमें जो रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर है वो मिल सकता है। ऑल दैट इज़ नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज़ साइक्रोमेट्री। लेट्स सी द डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एज आई सेड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस तरह से आपको स्टडी करते हैं, किस तरह से कौन से प्रोसेस से आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें मिल सकती है। दैट इज़ नथिंग बट साइक्रोमेट्री। Air is the mixture of various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, hydrogen, argon, etc. Mainly the percentage constitutes of O2 and O2. Obviously ये सब हमने पढ़ा हुआ है बेसिक साइंस में। मेनली एयर में होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिनिमम अराउंड 1% इन डेजर्ट एरियाज एंड मैक्सिमम अराउंड 3% इन फॉरेस्ट एरियाज और दीज कोस्टल एरियाज ऑल्सो। दो द परसेंटेज ऑफ, ये ना मॉइस्चर का परसेंटेज बता रहा है जनरली जो अपने एयर में होता है। डेजर्ट एरिया में 1% एंड फॉरेस्ट एरियाज में 3%। दो द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर मिक्सचर, फॉरेस्ट में क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। दो द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज क्वाइट लेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन कंफर्ट, हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मैनी मटीरियल्स। एज आई सेड, मॉइस्चर भले ही आपको लग रहा है 1% 3%, बट बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है सिर्फ 3% या 4% का मॉइस्चर भी आपको। For the purpose of air conditioning, it is divided in two parts, dry and water vapor. जो अपने पास जो एयर है उसका मिक्सचर है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। बट वेन एवर वी से एयर, इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट्स अ मॉइस्ट एयर। हर बार ड्राई एयर बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर ड्राई एयर स्पेसिफाइड है तो ही ड्राई एयर समझना है, अदरवाइज जस्ट एयर इज़ ऑल्सो मॉइस्ट एयर, क्योंकि ड्राई एयर टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है पूरे यूनिवर्स में या एटमॉस्फेयर में कहीं भी नेचुरली। वी हैव टू कम्प्लीटली रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम दैट बाय सम प्रोसेस ओनली। अदरवाइज एक्सट्रीमली लो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर आपको ड्राई एयर मिल सकती है। अदरवाइज पॉसिबली जो भी नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, जो भी लिविंग एटमॉस्फेयर से वीकेंड से जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, वहाँ पर मोस्टली आपको सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट एयर ही मिलेगी, भले ही कम परसेंटेज हो या ज़्यादा, बट मॉइस्ट एयर ही होगी। So this is the basic theory. Now let us start with the properties of air. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई वुड से, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपका डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पर आपको ये अगर प्रॉपर्टीज़ समझ में नहीं आई, कन्फ्यूजन रह गया, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ थोड़ी मिक्स होती हैं, इंटर रिलेटेड सी लगती हैं, इन दैट केस आपको साइक्रोमेट्री में आगे जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वुड रियली रिकमेंड इसको ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार रिवाइज करें और डिफरेंस समझ के रखें मेनली कि सैचुरेटेड एयर क्या है, मॉइस्ट एयर क्या है, और ह्यूमिडिटी की भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो बेसिकली टर्म्स थोड़ी रिलेटेड सी लगती हैं और डिफरेंस सबका अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। Let's see dry air, that is without moisture. This is basically very simple, which is containing of O2, N2 and CO2 and argon without H2O, that is moisture. Clear? That is simple, no confusion. Moist air, the air which consists of water vapor is called moist air, or it is a mixture of dry air and water vapor. Simple. And word air is also considered as moist air only.
If it is specified dry air, then only you need to consider that it's a dry air, as I already said. Now saturated air. The maximum quantity of moisture which air can handle is fixed at a particular pressure and temperature. ध्यान से समझना इसको, एक प्रेशर और टेम्परेचर पे ही डिफाइंड है कि एयर कितना मॉइस्चर हैंडल कर सकती है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो वो क्वांटिटी चेंज हो सकती है. मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि उसको अपन थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझे. सिंपली अगर आप किसी क्लास में बैठे हो, सो व्हाट इज़ योर सैचुरेशन पॉइंट, आप कितना एब्जॉर्ब करके कितना समझ सकते हो. जनरली साइकोलॉजिकली दैट इज़ अराउंड 50 मिनट्स और 55 to 60 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. दैट इज़ वाई एवरी लेक्चर इन स्कूल्स और कॉलेजेस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी एक चीज़ कंटिन्यूसली पढ़ाई जाएगी तो आप सैचुरेट हो जाओगे. सैचुरेट हो जाओगे मतलब आपका दिमाग की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. सिमिलरली एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है दैट इज़ नथिंग बट इट्स सैचुरेटिंग पॉइंट. उसके बाद वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती है. सो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर ऑफ एयर विच कैन हैंडल एट अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन याद रखना. हम सिर्फ अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ओनली प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर होगा. बट यहाँ पर उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, उस केस में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन है, उसकी अकॉर्डिंग उसकी होल्डिंग कैपेसिटी डिफाइन होगी. अगर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक बट टेम्परेचर है -2 तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगी मॉइस्चर को होल्ड करने की. और अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगी उसको होल्ड करने की, किसको, मॉइस्चर को होल्ड करने की. व्हेन आई से होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगी मतलब अगर वो सैचुरेट हो गई, एक रूम है जहाँ पर वो सैचुरेशन हो चुका है एयर का, मैक्सिमम मॉइस्चर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद अगर टेबल पे मैं पानी गिराता हूँ तो वो पानी इवॉपरेट नहीं होगा. यू गेटिंग इट, व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट. उससे ज़्यादा वो मॉइस्चर ले ही नहीं सकती है एयर. दैट इज़ वाई वो पानी वहाँ के वहीं पड़ा रहेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जब तक टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होता है उस रूम में. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, या प्रेशर चेंज हो गया तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, व्हाटएवर. क्लियर. तो इन दैट केस वहाँ पर अगर सैचुरेटेड एयर है उस रूम में और पानी गिर जाता है तो वो पानी इवॉपरेट नहीं हो पाएगा. दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सैचुरेटेड एयर. क्लियर. इट इज़ द मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर व्हेन इट कम्स टू मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर हैंडल कर सकती है. इफ द गिवन एयर कैरीज मैक्सिमम मॉइस्चर एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड एयर. क्लियर. एट सैचुरेशन द वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर in air will be equal to the saturation pressure given to the steam table at the temperature of air. This is a little bit technical. इसको अभी आप मत समझिए because we are going into only basic concepts. जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा. So don't pay attention to this part now. Clear? This much is not important for now. It is very important but अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आगे चल के इसको देखेंगे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे. Now next is dry bulb temperature. Dry bulb temperature, as the word indicates, it's a temperature indicated by a dry bulb. Now what is dry bulb and wet bulb? जब हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दैट इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल थर्मोमीटर. वो जो टेम्परेचर इंडिकेट करता है दैट इज़ नथिंग बट अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर. जो अपनी नॉर्मल टायर का टेम्परेचर है दैट इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर. नाउ वेट बल्ब टेम्परेचर. नाउ अगर वो जो टेम्परेचर सेंसिंग पॉइंट है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर के जो सबसे बॉटम में जो पॉइंट होता है दैट इज़ नथिंग बट अ सेंसिंग पॉइंट, कि जहाँ से आपका टेम्परेचर सेंस किया जाता है. अगर पानी का टेम्परेचर करना है तो आप सिर्फ उतने से पॉइंट को पानी में डिप करते हो, ना कि पूरे के पूरे थर्मोमीटर को पानी में डालते हो, राइट. सो वो जो पॉइंट है दैट इज़ सेंसिंग पॉइंट. अगर उस सेंसिंग पॉइंट को मैं एक वेट क्लॉथ से सराउंड कर दूँ, इफ़ आई जस्ट वाइप इट अप, अगर वहाँ पर एक मैंने क्लॉथ वहाँ पर टाई कर दिया है, एक कपड़ा है, सिंपल कॉटन क्लॉथ यू कैन सी, और सिंपल रुई जो अपन बोलते हैं कॉटन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इन शॉर्ट वहाँ पर कोई कपड़ा वहाँ पे मैंने ऐसे उसको रोल कर दिया, दैट इज़ वेट, और उसको पानी में भिगो दिया. तो आप खुद ही सोचो कि वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, और जो पानी है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगी, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही है. तो वो टेम्परेचर उस टाइम पे जो इंडिकेट करेगा वही थर्मोमीटर सेम
दैट विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वाई? अब आप खुद सोचो एक बार, जब आप हाथ पे पानी लग जाता है, जब आप हैंड वॉश करते हो तो हाथ पे पानी की लेयर जम गई और फिर वो पानी कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में अपने। अगर टाल से नहीं भी पोंछते हो तो भी थोड़ी देर में आपके हाथ अपने आप सूख जाते हैं। वाई? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में इवॉपरेट हो जाता है। तो जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था रेफ्रिजरेशन में किसी टॉपिक पे, कि अगर हाथ पर आप पेट्रोल रखते हो तो कैसे ठंडा फील होता है, क्योंकि वो पेट्रोल इवॉपरेट हो रहा है और उसकी जो लेटेंट हीट है वो कौन ले रहा है? कहाँ से ले रहा है वो पेट्रोल? आपके हाथ के अंदर से वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एटमॉस्फेयर में इवॉपरेट हो रहा है। दैट इज़ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको ठंडा फील होता है। सिमिलरली जब वहाँ पर वेट क्लॉथ लगाया हुआ है तो वेट क्लॉथ की टेंडेंसी क्या होगी? अगर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? उसके अंदर के पानी को इवॉपरेट करेगा, किसमें? एयर में। वहाँ से एब्जॉर्ब करेगी एटमॉस्फेरिक एयर जो है उस वेट क्लॉथ के अंदर रहा जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करेगी। इट्स लाइक ड्राइंग क्लोथ, जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, क्यों अपने आप कपड़े सूख जाते हैं? क्योंकि जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर अपने कपड़े के अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके उसको खींच लेती है, इसलिए अपना कपड़ा ड्राई हो जाता है। सिमिलरली उस टेम्परेचर के सेंसिंग पॉइंट पे जहाँ पे मैंने क्लॉथ को रोल किया हुआ है और वो वेट है, तो वो वहाँ से भी एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी दैट वाटर इनसाइड द क्लॉथ इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो वेपर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? अपने आप तो होगा नहीं, वो कहीं से तो हीट लेगा। तो वो कहाँ से हीट ले रहा है? बस वो जो एरिया है ना छोटा सा, कहाँ पर? जहाँ पर क्लॉथ अपने रोल किया हुआ है वहाँ से वो हीट ले रहा है। दैट इज़ एटमॉस्फेरिक एयर को उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ हीट चाहिए, वो ले रहा है जहाँ पर मैंने उसको रोल किया है वहीं से। दैट इज़ द सेंसिंग पॉइंट ऑफ दैट थर्मोमीटर। उस थर्मोमीटर का जो सेंसिंग पॉइंट है उसी एरिया से वो हीट लेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज़ वाई दैट पॉइंट विल फील अ लोअर टेम्परेचर। इट्स जस्ट सिमिलर टू योर हैंड। जैसे आपके हाथ को ठंडा लगता है, अगर एक गीला कपड़ा आपके ऊपर लगाया हुआ है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आपके हाथ को ठंडा लगता है। वैसे ही थर्मोमीटर के सेंसिंग पॉइंट को भी ठंडा लगता है, इसलिए वो वेट बल्ब टेम्परेचर जो इंडिकेट करता है दैट इज़ ऑलवेज बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर? सो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कि वो कितना मॉइस्चर उसके अंदर है। अगर एयर में बहुत कम मॉइस्चर है उस केस में क्या होगा? वो बहुत जल्दी से उसको इवॉपरेट करने की कोशिश करेगी, तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर जितना जल्दी इवॉपरेट करने की कोशिश करेगी उतना लो टेम्परेचर दिखाएगा। क्लियर? और जितना धीरे धीरे ऑपरेट करने की कोशिश करेगी उतना हाई टेम्परेचर दिखाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा। क्लियर? एटमॉस्फेरिक से तो नीचे रहना ही है उसको, बिकॉज वहाँ पे इवॉपरेशन हो रहा है और टेम्परेचर ठंडा फील होगा वहाँ पे, उसी वजह से। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक सैचुरेटेड रूम है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एक बंद रूम है जिसमें सैचुरेटेड एयर है। ना व्हाट इज सैचुरेटेड एयर? आई एम जस्ट रिकॉलिंग, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, जो सैचुरेट हो चुके हैं, मैक्सिमम मॉइस्चर हैंडल कर सकती है जितना उतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी उस रूम में अगर जैसे मैंने बोला था कि टेबल पे पानी गिराते हैं तो वो पानी इवॉपरेट होगा ही नहीं, वो वहीं के वहीं रहेगा जब तक टेम्परेचर या प्रेशर कुछ चेंज नहीं होता है। सिमिलरली उस रूम में अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेज़र करूं थर्मोमीटर का और फिर उसी थर्मोमीटर पे मैं एक वेट क्लॉथ रोल कर दूं जहाँ पर सेंसिंग पॉइंट है वहाँ पर, तो वहाँ पे कोई टेम्परेचर में चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड एयर है, तो उसमें मॉइस्चर कितना है? मैक्सिमम हो चुका है ऑलरेडी मॉइस्चर, तो वो और मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। तो अगर वो और मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं कर सकती दैट मीन्स इट इज़ सैचुरेटेड। अगर मॉइस्चर अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वहाँ पर इवॉपरेशन नहीं होगा जहाँ पर हमने रोल किया हुआ है। अगर इवॉपरेशन नहीं होगा तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो का वही दिखाएगा। क्लियर? जब इवॉपरेशन होगा तभी वेट बल्ब टेम्परेचर विल गो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अगर सैचुरेटेड रूम में है तो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट दैट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मोस्टली जो आपके एटमॉस्फेरिक में एयर अवेलेबल होती है दैट इज़ नेवर सैचुरेटेड। So that is why always you will find a difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature, and that will be called wet bulb depression. Clear?
इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर? दोनों का नोटेशन आएगा न्यूमेरिकल्स में, याद रखना है, TDB ड्राई बल्ब, TWB वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर? अब ये डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि कितनी मॉइस्ट है एयर। ओके, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इट मीन्स इवोपरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है मतलब दैट इज़ ड्राई एयर। अगर डिफरेंस बहुत कम है इट मीन्स इवोपरेशन बहुत धीरे हो रहा है, इट मीन्स इट्स वेरी मॉइस्ट एयर। और अगर डिफरेंस ज़ीरो है इट मीन्स इट्स सैचुरेटेड है। मॉइस्ट है मतलब सैचुरेटेड है मतलब इवोपरेशन हो ही नहीं रहा है। क्लियर? सो दैट इज़ इंडिकेशन, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी ड्राई एयर, जितना कम डिफरेंस उतनी मॉइस्ट एयर। So now this is what the understanding of wet bulb temperature. Next is adiabatic saturation temperature or thermodynamic wet bulb temperature. It is the temperature at which air becomes saturated by adding water or ice adiabatically into it. Adiabatically मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर हीट रिजेक्ट या ऐड नहीं होनी चाहिए। एक रूम में एयर है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर उस रूम से बाहर ना हीट जानी चाहिए न रूम के अंदर हीट आनी चाहिए। दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो इस तरह से आपको एयर का सैचुरेशन करना है कि जिसमें आपको सिर्फ पानी का स्प्रे करना है बट उसमें हीट ऐड भी नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर और हीट रिमूव भी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर डूइंग इट विद द सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर एज द रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो उसको अगर स्प्रे कर रहे हैं रूम के अंदर तो वो बिल्कुल फाइन मिस्ट के फॉर्म में स्प्रे हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो रूम धीरे धीरे सैचुरेट होता जाएगा। बट अगर वो इंसुलेटेड है तो वो सैचुरेट हो जाएगा बट हीट कहीं भी आना जाना नहीं हुई दोनों तरफ से, ना हीट ऐड हुई है ना हीट रिमूव हुई है। सो द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड यूजिंग दिस प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर, उस पॉइंट को हम कहेंगे एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू का मतलब क्या होता है? जो हमने अभी बात की थी, जैसे विंटर्स में जब आप सुबह सुबह गार्डन्स में जाते हो तो आपको क्या दिखता है? दैट इज़ ड्यू। जो फ्लावर्स पे, लीव्स पे, छोटे छोटे प्लांट्स पे आपको मॉइस्चर कंडेंस हुआ हुआ दिखता है, दैट इज़ नथिंग बट ड्यू। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सीधी भाषा में कहें तो वो टेम्परेचर जब आपका ड्यू बनना शुरू हो जाए, जिसको गुजराती में कहते हैं झांकड़। क्लियर? सो वो जिस पॉइंट पे आपका ड्यू क्रिएट होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन होकर, दैट इज़ नथिंग बट योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज़ if the air is cooled at constant pressure. Now why we are staying at constant pressure? जैसे कि हमने देखा है जो अपना पॉइंट जो ड्यू है दैट इज़ नथिंग बट ऑब्वियसली वाटर, तो वो किस टेम्परेचर पे इवोपरेट होगा, किस टेम्परेचर पे कंडेंस होगा, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद द प्रेशर। जैसे कि हमने देखा था प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसी वजह से हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, बहुत जल्दी इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा पानी। अगर बिलो एटमॉस्फेरिक है तो आपका 80-90 पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सो अगर हम एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी बात करें, दैट इज़ नथिंग बट स्टीम। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एक्सेप्ट करने में, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में स्टीम मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर और वो वाइट जो हमें स्टीम दिखती है दैट इज़ नथिंग बट स्टीम। बट अभी हम तो उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि एक तपेली है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर इसको हम बॉईल कर रहे हो, इसको पानी को आप बॉईल कर रहे हो तो यहाँ से क्या क्रिएट होता है? स्टीम। ये स्टीम किस तरफ जाती है? ऊपर की डायरेक्शन में। कभी ऑब्जर्व किया है जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो उसमें से डेफिनेटली स्टीम बन रही है, दैट कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है तो वाटर से स्टीम ही बनेगी। बट उसके थोड़ा सा ऊपर आपने कभी देखा है यहाँ पर आपको कुछ दिखता है? ये जो स्टीम बन रही है यहाँ पे आते ही क्या हो जाता है उसको? दैट इज़ डिसअपियरिंग। आपको लगता है कि स्टीम गायब हो रही है, बट स्टीम गायब नहीं हो रही है। वो जो स्टीम है वो एयर के अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में सेटल हो रही है, बट दैट इज़ जस्ट द गैशियस फेज ऑफ वाटर। अब आप सोचेंगे कि वो स्टीम कैसे है अगर एयर के टेम्परेचर पे उसके अंदर मिक्स हो जा रही है। तो एज आई सेड, प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे आपका जो कंडेंसिंग प्रेशर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो भी कम होता जाता है।
तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे फिर आप कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है वो, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये स्टीम है एयर के अंदर। बट नाउ देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, आगे आएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बट पार्शियल प्रेशर में आपको शॉर्ट में सो ये है आपका डाल्टन प्रेशर जो आगे आने वाला है, बट इसको अभी देख लेते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दैट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। सो पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट क्या एक बार देख लीजिए, फिर हम जाते हैं उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पे। Dalton's law of partial pressure states that the total pressure of mixture of gases will be equal to the sum of partial pressure of each gas if it alone occupies the same volume at same temperature. लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ अ सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेस है जिसके अंदर एक मॉइस्ट एयर भरी हुई है, इट मीन्स उसमें मॉइस्चर भी है और एयर भी है। सो फॉर एग्जाम्पल उसमें 2% मॉइस्चर है, 1 kg ऑफ एयर है, ठीक है। सो दिस मच क्वांटिटी इज वाटर वेपर और वी कॉल इट मॉइस्चर। 2% के हिसाब से 1 kg में से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओनली 20 ग्राम, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल द रिमेनिंग इज ऑब्वियसली कितना, 1 kg में से कितना बचेगा, सारा एयर है। सो दिस इज 980 ग्राम्स, ओके। दिस इज एयर, 980 ग्राम्स एयर है, 20 ग्राम मॉइस्चर है। नाउ इफ़ आई अप्लाई अ पंप ओवर हियर कि जो सिर्फ एयर को सक करेगा, ऐसा एक पंप लगाया मैंने यहाँ पे कि सारी एयर को निकाल देगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, सिर्फ एयर को निकाल देगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर, दैट इज़ वाटर वेपर। वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, दैट इज़ इन गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो वो अगर सिर्फ बचेगा गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, दैट विल ऑक्यूपाई इट्स कंप्लीट स्पेस। लुक एट द डेफिनेशन, total pressure of mixture of gases will be equal to the sum of the partial pressure of each gas if it alone occupies, this is important, if it alone occupies the volume at the same temperature। मतलब उसी टेम्परेचर पे रखेंगे हम, बट एयर सारी निकाल ली और वो की वही स्पेस पूरी ऑक्यूपाई कौन करेगा, अकेला। अलोन मतलब अकेला, अकेला ऑक्यूपाई करेगा अपना वाटर वेपर। इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अर्लियर 1 बार, ये जो मिक्सचर था उसका प्रेशर था फॉर एग्जाम्पल 1 बार। अभी इसको ऑक्यूपाई करने के बाद इसका प्रेशर कितना आएगा, ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि 980 ग्राम्स ऑफ एयर हमने निकाल ली है पूरी की पूरी। सो अभी बची है सिर्फ 20 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि प्रेशर आता है 0.1 बार। सो अगर 0.1 बार प्रेशर आया है दैट इज़ वेरी लेस ऑब्वियसली। सो नाउ अब आते हैं अपने पुराने कंसेप्ट पे। जब पानी की हम बात कर रहे थे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जैसे प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर सारी एयर निकल गई तो इस स्पेस में प्रेशर कितना बचा, 0.1 बार, विच इज़ वेरी लेस। तो इतने लो प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा पानी का, अगर एटमॉस्फेरिक पे 100 है तो 0.1 बार इज़ 1/10 ऑफ दैट। सो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स जस्ट कंसिडर दी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, कौन सा, बॉइलिंग टेम्परेचर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट कंडेंसिंग टेम्परेचर, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस पे ही वो लिक्विड से वाटर में जाएगा या वाटर से लिक्विड में आएगा। क्लियर, बिकॉज प्रेशर ही इतना लो हो गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही इतना नीचे आ गया है। क्लियर, सो नाउ एज आई एम सेइंग कि ये जो प्रेशर है दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दिस इज 0.1 बार। उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है कंडेंसिंग, 15 डिग्री सेल्सियस। बट अपनी एयर का टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस अपना जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इट इज़ इवन हायर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0.1 बार। सो बेसिकली व्हाट इज सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग इज नथिंग बट हीटिंग द वाटर वेपर अबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर एट कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर। मतलब कि 0.1 बार पे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 15, तो हम 15 से भी उसको अगर ज़्यादा हीट कर रहे हैं दैट इज़ ऑब्वियसली सुपर हीटेड स्टीम। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग द मॉइस्चर विच इज़ सस्पेंडेड इन एयर, जो मॉइस्चर एयर के अंदर एब्जॉर्ब्ड है दैट इज़ इन सुपर हीटेड स्टेट, क्योंकि उसका जो पार्शियल प्रेशर है वही इतना कम है कि उसका कंडेंसिंग टेम्परेचर 15 के आसपास फॉर एग्जांपल 10 के आसपास भी हो सकता है अगर और कम है तो। सो temperature of air is around 30. In that case your state of water vapor in the air will be superheated steam. तो
अभी हम आ जाते हैं इस पे एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेसल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हम उसको हीट दे रहे हैं। सो यहाँ पर हीट देने के बाद यहाँ से क्या निकलती है, आपने देखा होगा वाटर वेपर्स। बट आपने देखा है कभी थोड़ी हाइट पे जाने के बाद यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखता है? नहीं दिखता है। इट फील्स लाइक इट इज़ डिसअपियरिंग। सो ये डिसअपियर नहीं हो रहा है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। और सुपर हीटेड स्टीम कन्वर्ट होने के बाद दैट डज नॉट स्टे विजिबल। आप ये बात समझ लो, जब भी स्टीम सुपर हीटेड हो जाती है इट इज़ नॉट विजिबल। क्लियर? दैट इज़ वाई इट इज़ सस्पेंडेड इन एयर इन अ सुपर हीटेड फॉर्म, कि जो आपको इनविजिबल हो जाता है। बट दैट इज़ एक्चुअली, ये जो भी इवैपोरेशन हो रहा है पानी का, दैट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन दी एयर। क्लियर? सो नाउ ये हो गया अपना पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट कि पार्शियल प्रेशर क्या है। सो अभी देखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। अभी ध्यान से समझना, इजीली क्लियर समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज if the air is cooled at constant pressure, obviously we are not changing pressure, at a particular temperature the moisture of air starts condensing। क्या होगा? जैसे ही हम इसको ठंडा करना शुरू करेंगे, अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, 0.1 बार कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, और उसका टेम्परेचर है कंडेंसिंग का 15 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग का बोलो, कंडेंसिंग बोलो, दोनों 15 ही है, राइट? सो अगर हम एयर को 15 से भी ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी मॉइस्चर भरा हुआ है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और स्टेट कौन सा हो जाएगा उसका, वेपर से वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट ड्यू। जो आप गार्डन में सुबह सुबह जाते हैं कभी घूमने, देखा हो विंटर्स में स्पेशली, तो क्या होता है, सुबह सुबह जब गार्डन में देखोगे तो आप प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर आपको ड्यू दिखेगा। दैट इज़ नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विच वॉज सस्पेंडेड इन एयर इनटू द लिक्विड फॉर्म। कंडेंस हो गया बिकॉज टेम्परेचर जब सुबह के टाइम जाते हो तो रात के दौरान बहुत ही लो टेम्परेचर होता है विंटर में, इवन अराउंड 8, 10, 5। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कि 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हम सिर्फ एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन दिस प्रेशर इससे भी कम है तो 15 से भी नीचे जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा है तो 15 से ऊपर जाएगा। बट इन शॉर्ट विंटर में जो टेम्परेचर है वो जाता है बिलो दिस कंडेंसिंग टेम्परेचर, और वी कैन कॉल इट dew point temperature. That is why condensation starts. Air starts condensing, that temperature is called dew point temperature of air. मतलब ऐसा टेम्परेचर कि जिस पे ड्यू बनना शुरू हो जाए, दैट इज़ नथिंग बट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बट दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। उस वाटर वेपर का कितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम जब स्टीम टेबल स्टडी किए हैं लास्ट ईयर थर्मल 1 में या थर्मोडायनेमिक्स में, जब भी आपने किया हो, सो यू कैन लुक एट द स्टीम टेबल इन 2 वेज, फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू और टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू द सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम स्टीम टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो यहाँ पे हम प्रेशर को देख रहे हैं पहले। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है फॉर एग्जांपल 0.1 बार, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडेंसिंग टेम्परेचर है 15। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनो इसको फिर से। द वैल्यू विल बी इक्वल टू द सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम स्टीम टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। पार्शियल प्रेशर है 0.1 बार, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना सैचुरेशन टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो इन शॉर्ट इतना टेम्परेचर एयर का होना चाहिए जिस पे ड्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एंड टेक्निकली स्पीकिंग दैट विल बी द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। प्रेशर अगर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वाटर वेपर का, तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, कम है तो और भी कम जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। जस्ट लाइक वेट बल्ब डिप्रेशन, दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ DBT एंड DPT। यहाँ पे डिफरेंस किसका था? DBT एंड WBT। क्लियर? सो ड्राई बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। Now next is specific humidity. Now what is specific humidity? It is the actual mass of water vapor per unit mass of dry air in a given volume of air. In a given volume of air, एक वॉल्यूम दिया हुआ है एयर का, उसके अंदर कितना मास है किसका? वाटर वेपर का, पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। सो वी कैन से मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर विल गिव यू मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर in a given volume of air.
It is generally expressed in grams per kg, or we can also call it in generally, जो नेशनल ऑथर्स की बुक है उसमें kg per kg यूज़ होता है जनरली न्यूमेरिकल्स में, kg per kg ऑफ raw air और grams of dry air, or you can even write grams per kg of dry air. It is denoted by W. Notations याद रखना सबके. Relative humidity. Next, what is relative humidity? It is a ratio of mass of water vapor in a given volume of moist air. Mass of water vapor in a given volume of moist air at a given temperature to the mass of water vapor in saturated air. As we have already discussed, what is saturated air? Saturated air मतलब वैसी एयर जिसका मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कैपेसिटी है वो हमने रीच कर ली है, उसमें और मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. क्लियर? दैट इज आवर सैचुरेटेड एयर, बट दिस शुड बी फॉर द सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो एक वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स कर दिया है हमने एयर का. मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर. अभी इसको इसी से समझते हैं. चलिए देखो, ये जो नाउ लेट्स गो टू द न्यू स्लाइड. देखो फॉर एग्जांपल ये एक स्पेस है. अब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ रहे हैं. इसमें एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर भरा हुआ है. क्लियर? अब इस एयर की कैपेसिटी है, इस स्पेस की कैपेसिटी है कि ये फॉर एग्जांपल 30 ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर दैट इज वाटर वेपर होल्ड कर सकता है. जो हमने किसमें देखा हुआ है ऑलरेडी, सैचुरेटेड एयर की हमने पूरी डिस्कशन कर ली है कि कैपेसिटी होती है एयर की, उससे ज़्यादा वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है. सो दिस इज़ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस एयर. 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है. क्लियर? मैक्सिमम. और एल्स लेट्स मेक इट सिंपल सो दैट न्यूमेरिकली हमें समझने में थोड़ा ईजी रहेगा. लेट्स कॉल इट 100 ग्राम्स. ये आपको थोड़ा ईजी रहेगा समझने में. सो नाउ current situation is for example 30 grams. Let's take it like this. Now you will get a very clear picture of relative humidity. So 30 grams इस एयर की मॉइस्चर कंटेंट अभी ऑलरेडी है, और ये जो है ये इसकी मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है 100 ग्राम्स. और करेंटली कितना है? 30 ग्राम्स. मॉइस्चर हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. It is the ratio of mass of water vapor in a given volume of moist air. मतलब given volume of moist air में mass of water vapor कितना है? Let's call it it's 30, जो हमने already decide किया हुआ है. At a given temperature, obviously we have kept the temperature constant, to the mass of water vapor in saturated air. अगर इस एयर को मैं सैचुरेट करना शुरू करूँ, कैसे सैचुरेट करूँगा? पानी का स्प्रे करके, स्टीम एंटर करके, किसी भी तरह से, बट उसका टेम्परेचर सेम रहना चाहिए और वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए. इसको मैं मॉइस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वाटर स्प्रे करके इसी के टेम्परेचर का, सो दैट वो उसका टेम्परेचर चेंज ना हो. तो उसकी जो मॉइस्चर कैपेसिटी है वो कितनी है? तो धीरे धीरे उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट, अगर यहाँ पे मैं पानी के स्प्रे कर रहा हूँ, पानी के ड्रॉप्स बहुत फाइन स्प्रे कर रहा हूँ. फाइन स्प्रे मतलब देखा है ना, बिल्कुल हवा में घुल जाता है पानी, वैसे वाला स्प्रे अगर स्प्रे हो रहा है इस रूम में, तो धीरे धीरे उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू होगी. उसकी ह्यूमिडिटी पहले 30 थी, 40, 50, 60, 70, 80, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगी 100. बट 100 क्या है? उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज़ सैचुरेटेड एयर होगी. वो 100 पे पहुंच गई, इट मीन्स इट हैज़ बिकम नाउ सैचुरेटेड एयर. इसके बाद भी अगर ये स्प्रे चल रहा है तो वो क्या होगा? अगर ये एक रूम है तो नीचे पानी भरना शुरू हो जाएगा. यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर टेबल पे पानी है और सैचुरेटेड एयर है उस रूम में, तो वो इवॉपरेट नहीं होगा. क्लियर? सो दैट इज़ वाई नीचे पानी भरना शुरू हो जाएगा, स्प्रे सीधा ज़मीन पे आएगा, हवा में घुलना बंद हो जाएगा. क्लियर? सो नाउ द मॉइस्चर कंटेंट इज 100. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर. अब सैचुरेटेड एयर हो गई इस रूम में, तो इसकी कितनी हो गई ह्यूमिडिटी? 100. सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 0.3. This is relative humidity. Now when I say relative humidity is 0.3, current situation की 30 थी, maximum 100 जा सकती है. So relative humidity is 0.3. This is the basic understanding of relative humidity. But indirectly relative humidity आपको एक और चीज़ बताती है. It tells you
कि इसमें कितनी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है। हाउ, व्हेन आई से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.3 इट मीन्स इस एयर में अभी 0.7 दैट इज़ 70% लेट्स से, हम परसेंटेज में बात करते हैं। 0.3 मतलब 30% मॉइस्ट हो चुकी है, अभी इसमें 70% मॉइस्चर को और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। इफ़ आई से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.1 इट मीन्स इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर। उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसका सिर्फ 10% उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, बाकी का 90% अभी भी उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। यहाँ पर क्या था, जितनी कैपेसिटी थी उसका 30% उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, 70% एब्जॉर्ब करने की अभी भी उसमें कैपेसिटी है। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको उल्टी तरह से भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक इंडिकेशन देती है कि आप और कितना मॉइस्चर एयर में एब्जॉर्ब करवा सकते हो। क्लियर? सो दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर इन द वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेट होने के बाद। और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन एयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर। बिकॉज ऑब्वियसली जो हमने पार्शियल प्रेशर का पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, स्टीम टेबल का पढ़ा है, आप या तो ये मास का रेशियो ले लो या प्रेशर का रेशियो ले लो। ऑब्वियसली क्या होगा, जब यहाँ पर 30 ग्राम है तो प्रेशर कम होगा, फॉर एग्जांपल 0.3 बार होगा, और जब 100 ग्राम हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल 1 बार पहुँच जाएगा। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। इन शॉर्ट, जैसे ही आपका इसका मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मॉइस्चर का प्रोपोर्शन बढ़ेगा वैसे ही उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो लेते हैं तो भी आपका 0.3 ही आंसर आएगा, वट एवर द प्रेशर मे बी, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑब्वियसली दे गो टुगेदर। प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज। सो बेसिकली आप यहाँ पर मास का रेशियो भी ले सकते हैं और प्रेशर का रेशियो भी ले सकते हैं। क्लियर? प्रेशर किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट दिस पॉइंट एंड आफ्टर सैचुरेशन, दोनों का जो रेशियो है दैट विल ऑल्सो गिव यू द एग्जैक्ट आंसर ऑफ 0.3. It's denoted by 5. Now degree of saturation. It is the ratio of specific humidity of given air to the specific humidity of saturated air. This is quite simple. जो हमने specific humidity already देखा हुआ है, this is W upon WS. It means specific humidity of normal air saturated upon specific humidity of saturated air. Saturated air होने के बाद में जो specific humidity उसका ratio, that is denoted by mu. Next is sensible heat, another latent heat. ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. What is sensible heat? Change of temperature, उसमें जितनी हीट चाहिए. लेटेंट हीट जस्ट चेंज ऑफ फेज, जब फेज चेंज होता है दैट इज़ लेटेंट हीट. यहाँ पे सिर्फ एयर की बात की है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वाटर के केस में. नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर. व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी. एनर्जी in which form? In heat form. So heat energy basically, that is called enthalpy of moist air. So it is the total energy possessed by air, because air is a mixture of water vapor and what? It is a mixture of water vapor and air. तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में हीट रखी हुई है, तो दोनों का जो समेशन है दैट विल गिव यू द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर. इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर. इट्स क्वाइट सिंपल. Now this is an important note that dry bulb temperature, wet bulb temperature and dew point temperature, they all will be equal for saturated air. How? हमने पूरा वेट बल्ब का टेम्परेचर का डेफिनेशन समझा था, उसमें भी डिस्कस किया था. अगर सैचुरेटेड एयर है पूरे रूम में जिसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी पहुंच गई है, उसमें अगर आप वेट बल्ब टेम्परेचर रखते हो, थर्मोमीटर रखते हो जहाँ पे एक वेट क्लॉथ है अराउंड उसके सराउंडेड, तो क्या होगा? वही इक्वल टेम्परेचर देगा जितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर आया था. क्यों? क्योंकि इवॉपरेशन नहीं होगा पानी का क्लॉथ में से, तो वहाँ पे उसे कुछ भी ठंडा टेम्परेचर फील नहीं होगा. सेम थिंग इज़ विथ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होगा? अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड एयर है दैट इज़ 15, जैसे कि हम समझ लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी पहुँच चुकी है. और अगर उससे हमने ठंडा किया, सैचुरेटेड एयर इज़ मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर, अगर उसको थोड़ा सा भी ठंडा करेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा?
जैसे ही टेम्परेचर लो होगा उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो उसके अंदर ऑलरेडी अगर मॉइस्चर है ज़्यादा तो इमीडिएटली कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली ड्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वाई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तीनों सेम पॉइंट पे हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो कंडेंसेशन शुरू होकर ड्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑब्वियसली इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि इवॉपरेशन नहीं होगा क्लॉथ पे। सो जब सैचुरेटेड एयर की बात कर रहे हैं हम, तो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों इक्वल होते हैं। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रखना है इसको। और बात करते हैं फाई दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन ही क्या है, रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन गिवन एयर अपॉन वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर। हम जब सैचुरेटेड एयर की ही बात करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम चीज़ आ जाएगी। सो दैट इज़ वाई फाई विल बी 100%। सेम विथ दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू, डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एस, ऊपर भी सैचुरेटेड एयर का ही आ जाएगा क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन है, तो नीचे भी सैचुरेटेड, दैट विल बी 1। सो दिस इज हाउ दिस पैरामीटर्स विल बी behaving when you are in a saturated state of air. Alright, this is the end of this lecture. ये लेक्चर आपके मिड में रहेगा और इस यहाँ तक जितना कवर हुआ है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली। सो गो थ्रू दिस, दिस इज़ क्वाइट अ लेंथी लेक्चर, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेक्चर फॉर एयर कंडीशनिंग। अगर एक समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखना, वापस रिपीट करके देखना। दिस वीडियो विल बी ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो रिपीट इट, बट प्लीज़ क्लियर और कंसेप्ट, बिकॉज इस पर आपका पूरा एयर कंडीशनिंग का चैप्टर डिपेंडेंट रहेगा। और आपका जो पहले के चैप्टर्स थे लेक्चर 1 to 8 वो भी सेकंड मिड सेम में रहेंगे, बट उसका वेटेज कम रहेगा। लेक्चर 9, 10, 11 एंड दिस इज़ लेक्चर 12। टोटल ये 4 जो पीछे के लेक्चर हैं उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। लेक्चर 1 to 8 उसमें से क्वेश्चंस कम आएंगे। बाकी के जो 4 लेक्चर्स हैं 9, 10, 11 एंड 12th इज़ दिस लेक्चर, उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। एज आई सेड, ये 4 को ज़्यादा वेटेज है तो वापस एक बार चारों वीडियोस देख लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।